to Dr. Najam's lectures. Today our topic is origin of life. As in yearly lecture, we have discussed that on your way across school campus, take a moment to look around you. You will notice that the variety of living organisms, for example, sparrows, squirrel, trees, bushes, grasses. In addition to the countless tiny ants, these are all living things are studied under the head of scientific discipline known as the biology. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं या किसी और जगह पर जा रहे हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा जो सराउंडिंग है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानदार मौजूद हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और स्पैरोज वगैरह, ये सारे एनिमल्स हो गए। उसके अलावा कुछ ऐसे भी जानदार हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं। और जो टर्म माइक्रोस्कोप है वो एक्चुअली दो लफ्जों का आपस में मजमुआ है। एक है माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड नंबर 2 है स्कोप, वो लिया गया है स्कोपिन से, which means to see the very tiny creatures. This term is considered to be the microscope. तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को देखते हैं या कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल को देखते हैं, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेम किस्म की स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल का। और जब हम सेल के अंदर आते हैं तो सेल के अंदर हमें लाइफ मिलती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। धरती पर इंसान भी मौजूद हैं, वेल भी मौजूद हैं, ब्यूशिस भी मौजूद हैं, ग्रासेस भी मौजूद हैं और वायरस और बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। लेकिन उन सब के अंदर लाइफ कैसे आई है और लाइफ का वजूद धरती पर कैसे आया है, उसके मुतालिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि टर्म है ओरिजिन, मीन्स टू ओरिएंट, मीन्स का कोई भी चीज होना। लाइफ तो हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आए, इट इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज सेट ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले हमें देखना चाहिए कि लाइफ जो आई है वो धरती पर आई है, तो हमें पता होना चाहिए कि धरती कैसे आई। अगर हम धरती की बात कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि धरती यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, तो यूनिवर्स कैसे आई है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें एक पॉइंट पढ़नी होगी, जो है बिग बैंग थ्योरी एंड केमिकल इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। The modern view of origin of life stresses upon the idea of chemical evolution and teases its origin to the history of Earth and primitive atmosphere. The question arises that how did it happen and what evidence about this idea? In the beginning, the universe was an intensely hard point where the matter and energy were indistinguishable. About 50 billion ago, there was a big bang, or a huge explosion. In time about 4.6 billion ago, our Earth and other planet became a part of solar system. जैसा कि मैंने आपको बताया कि धरती का भी वजूद हुआ है, मतलब कि धरती जो है वो बनी है। कैसे बनी, हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी में। तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी जो जिस सेंटेंस ने दी उसका नाम है लेमार्क। और लेमार्क मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लेमार्क वो साइंटिस्ट है जिसने टर्म बायोलॉजी यूज किया था फर्स्ट टाइम, मतलब कि टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट गिवन बाय दी लेमार्क। और ये जो थ्योरी दी है इसने बिग बैंग, वो दी है 1927 में। तो बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है? इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स कैसे बनी है। इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स में क्या हम पढ़ते हैं? सबसे पहले है प्रीमोर्डियल हार्ड सब्सटेंस, मतलब कि पहले एक कायनात जो थी वो एक हार्ड सब्सटेंस था। उस हार्ड सब्सटेंस को हम नाम देते हैं प्रीमोर्डियल हार्ड सब्सटेंस। जब इस प्रीमोर्डियल हार्ड सब्सटेंस के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन मतलब कि कोई भी चीज तबाह होना, ठीक है। जब उस प्रीमोर्डियल हार्ड सब्सटेंस के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद उसके जो पार्ट्स थे, उसके जो हिस्से थे, उनके अंदर एक्सपांशन हुई। जैसे कि हमने ये देखा, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीमोर्डियल हार्ड सब्सटेंस। अब इसके अंदर क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुई तो कुछ पार्ट इधर चले गए, कुछ पार्ट इधर चले गए, कुछ पार्ट इधर चले गए।
बाय मीन ऑफ एक्सप्लोजन होने के बाद इसके जो पार्ट्स थे वो क्या हुए, डिस्पेयर हो गए, और उन पार्ट्स से क्या बने हैं, स्टार बने हैं। और जब स्टार के अंदर हम देखेंगे तो अबाउट 4.5 इन सम बुक्स अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो आवर अर्थ इज फॉर्म। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो दीगर और प्लेनेट्स मिलकर, जैसे कि सन हो गया, प्लेटो हो गया, दीगर और मार्स वगैरह हो गया, तो ये सब सोलर मतलब के प्लेनेट्स आपस में मिलकर एक निज़ाम बनाया। उस निज़ाम को हम नाम देते हैं सोलर सिस्टम का। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने क्या पढ़ा कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की इब्तदा कैसे हुई है और वो यूनिवर्स बनी कैसे है। तो हमने ये भी डिस्कवर कर लिया कि अर्थ कैसे बनी, मतलब कि पहले एक प्रीमोर्डियल हार्ड सब्सटेंस था, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुई, एक्सप्लोजन होने के बाद स्टार्स बने, स्टार्स में क्या बनी, अर्थ बनी। अगर हम अर्थ के पहले एनवायरनमेंट की बात करें, द प्रीमेटिव एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ वाज रिच इन हाइड्रोजन। तो पहला जो एनवायरनमेंट था अर्थ का, उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है वो एक बेसिक एटम है, ठीक है। इस एटम, जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिले हैं तो उससे ही ज्यादा एटम्स बने हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो सारे एटम्स हैं वो हाइड्रोजन एटम से बने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आती है, 1924 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ओपेरन, दूसरे का नाम था हेल्डन। ओपेरन जो था वो है रशियन साइंटिस्ट, और जो हेल्डन है वो है इंग्लैंड साइंटिस्ट। मतलब कि ओपेरन बिलोंग करता है रशिया से, और जो हेल्डन साइंटिस्ट है वो बिलोंग करता है इंग्लैंड से। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया कि सेल इवोल्यूशन प्रोसीड्स दी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब कि सेल की जो इवोल्यूशन हुई है वो एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से हुई है। मतलब कि जो सेल बना है वो ऑर्गेनिक एटम से बना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब कि पहला साइंटिस्ट लैमार्क था जिसने हमें बताया इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। दूसरे साइंटिस्ट थे दो, जो एक का नाम था ओपेरन, दूसरे का नाम था हेल्डन। इन दोनों ने हमें क्या बताया, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, गॉड पार्टिकल। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो आपस में मिल गए, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एटम का। जब एटम्स आपस में मिले तो एक स्ट्रक्चर बनी, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। ये देखिए, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमेटिव सब्सटेंस और हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। उसकी एक्सप्लोजन हुई, एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ कि वो टूट गया डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट प्लैनेट्स में। तो हमने उन सब प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट उठाया है जिसका नाम है अर्थ। मैंने आपको बताया कि अर्थ के प्रीमेटिव एनवायरनमेंट में क्या थी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और जब हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वो आपस में मिले, कोलैप्स हुए, तो डिफरेंट एटम्स की फॉर्मेशन हुई है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में से हुई है। इस वजह से हम हाइड्रोजन को बोलते हैं इट इज द फर्स्ट एटम फ्रॉम व्हिच अदर एटम्स आर डिराइव्ड। जब ये एटम्स आपस में मिले तो इन्होंने मॉलिक्यूल बनाए। जैसे कि मैं बात करूं कि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिले तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया CH3। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिले तो इन्होंने बनाई NH3, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो इन्होंने एक
दूसरा मॉलिक्यूल बनाया जिसको हम नाम देते हैं वाटर का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब कि पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिले, उन्होंने एटम बनाया, और जब एटम्स आपस में मिले तो उन्होंने मॉलिक्यूल बनाए, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। अगर हम सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कौन से थे, CH3, NH3, H2O, ये क्या है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। जब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से हम पढ़ते हैं, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर न्यू किस्म के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से हैं, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपस में मिले, इनकी क्लम्पिंग हुई, क्लम्पिंग मतलब कि मिक्सेशन हुई आपस में। जब ये मिले तो न्यू किस्म के एक स्ट्रक्चर बनी, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ऑर्गेनेल्स का। और ऑर्गेनेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ सब सेल्यूलर structure which is present inside the body of the cell or attached to the body of the cell। जैसे कि हम इंसान हैं, हम ब्रीथिंग के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम रखा हुआ है, जिस सिस्टम को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट काम कर रहे हैं। जैसे कि आपकी जो ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया क्या कर रही है, पैसेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द नादल कैविटी टुवर्ड्स द लंग्स। और लंग्स काम क्या कर रहे हैं, गैसियस सेक्शन का काम कर रहे हैं, और मतलब कि ये काम कर रहे हैं गैसियस सेक्शन का, और ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में। यहाँ पर एक किस्म की स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एल्यूविला। यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सचेंज और गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलती है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल होती है। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हार्ट है वो पंपिंग का काम कर रही है, लंग्स हैं वो ब्रीथिंग का काम कर रहे हैं, दिमाग है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। ऐसे ही सेल की बॉडी के अंदर भी एक पर्टिकुलर किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ऑर्गेनेल्स का। और ऑर्गेनेल्स का डिफरेंट काम होता है। जैसे कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है, उस ऑर्गेनेल को हम नाम देते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या काम करता है, पैकिंग का काम करता है। और सेल के अंदर दूसरा ऑर्गेनेल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ये फूड को तोड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन वाला काम करता है। तो जब ये ऑर्गेनेल्स आपस में मिले तो एक किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोटोसेल्स का। अब देखें, हम इंसान जो सेल्स के बने हुए हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेल्स से बने हुए हैं, और जो शुरुआती टाइम में जो सेल्स मौजूद थे वो सेल्स थे प्रोटोसेल्स। अब प्रोटोसेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है अबाउट 3.5 बिलियन ईयर अगो। 3.5 billion ago, first living organism came on this land, came on this earth. It is considered to be the bacteria. अब आपको पता है कि इनिशियल इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ देखेंगे, वहां पर जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि एटॉमिक फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन करने लगे वो एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करने लगे। अब रेस्पिरेशन के दो किस्म होते हैं, एक रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी रेस्पिरेशन होती है एनएरोबिक respiration. The respiration which takes place in the presence of oxygen, this respiration is considered to be the aerobic respiration, while the respiration which takes place in the absence of oxygen, this respiration is considered to be the anaerobic respiration. अर्थ के शुरुआती एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद नहीं थी, इस वजह से जो बैक्टीरिया थे वो ऑक्सीजन कैसे लेते, इस वजह से जो बैक्टीरिया थे वो एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते थे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि डिफरेंट दूसरे किस्म के एटम में से रेस्पिरेशन करते थे, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नहीं थी,
इस वजह से ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन नहीं करते। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस हिस्ट्री इज द अपीयरेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया से क्या बने? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बने। अगर यहाँ पर बैक्टीरिया पे ऊपर हम बात करें, यहाँ पर एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो है वो हमें बताती है कि एक बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स सेल कैसे बना है। जैसे कि हम जानते हैं दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। फ्रॉम द आउटर लेयर the bacteria contain a structure. This structure is considered to be the capsule, while inside the capsule there is another structure. This structure is considered to be the cell wall. Inside the cell wall there is another membrane. This membrane is considered to be the plasma membrane or cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखें कि सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया के अंदर काम करती है वो रेस्पिरेशन का काम करती है, और कॉम्प्लेक्स सेल की हम बात करें वहां पर जो रेस्पिरेशन का काम करती है वो करती है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि ये है प्रोटोसेल, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, मतलब कि गोल्जी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसकी जगह पर जो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन है, ये काम कर रही है रेस्पिरेशन का। अब क्या हुआ कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस हमें बताती है कि एक बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स सेल कैसे बने हैं। एक बैक्टीरिया ने क्या किया? एनगल्फ कर दिया दूसरे बैक्टीरिया को। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वन बैक्टीरिया एंड इसने दूसरे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर दिया। ये जो थ्योरी है वो मतलब कि बड़ी थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में। क्या हुआ? इस बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर दिया। एनगल्फ करने के बाद क्या क्या इसका जो साइटोप्लाज्म था दूसरे बैक्टीरिया को फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो सेल था बैक्टीरिया का वो श्रिंक हो गया, और जो ये बैक्टीरिया इनसाइड प्रेजेंट था वो आगे चलकर कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है दूसरे सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का। तो ऐसे ही थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस हमें बताती है कि गोल्जी बॉडीज कैसे आई, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आई। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया का दिया है। तो मेरे कहने का मकसद यह हुआ कि प्रोटोसेल से बने हैं दूसरे सेल्स। अगर हम तीसरे नंबर साइंटिस्ट की बात करें, 1952 में एक न्यू साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिलर। इसने हमें एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट दी, किसको? केमिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को। मतलब कि इसने लेबोरेटरी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रिएट किए। उन्होंने कहा कि एक सिंपल स्ट्रक्चर से, एक सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते जा रहे हैं। इस वजह से जो सेल्स, जो लाइफ आई है इस धरती के ऊपर वो एक सिंपल स्ट्रक्चर से आई है। वो सिंपल स्ट्रक्चर कौन सी है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर एटम बनाया, और एटम जब आपस में मिले तो उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए, और सिंपल मॉलिक्यूल्स आगे चलकर कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आगे चलकर कन्वर्ट हो गए ऑर्गेनेल में, और ऑर्गेनेल आगे चलकर आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाई। उस स्ट्रक्चर को हम नाम दिया प्रोटोसेल्स का। और मैंने यहाँ पर जो बताई, नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस हिस्ट्री इज अपीयरेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जानदारों के दो किस्म होते हैं। एक जानदार होते हैं ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदार होते हैं हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड by in process. This process is considered to be the photosynthesis और chemosynthesis। मीन्स कि अपना खाना जो है वो खुद तैयार करें, तो हम उन जानदारों को नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मतलब के जानदार आए हैं वो पहले थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद जो धरती के ऊपर जानदार आए हैं वो हैं ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन थी वो शुरुआती इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ में ऑक्सीजन की जो मिकदार थी वो कम थी। ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना शुरू कर दिया, और दूसरी और गैसेस को यूज करते हुए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देते गए।
जब इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती गई तो न्यू लाइफ अराइज होना शुरू हो गई। तो ये जो टोटल कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था ओरिजिन ऑफ लाइफ का। मतलब कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई। इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हमने पढ़कर फिर पढ़ा कि अर्थ की इवोल्यूशन कैसे हुई और अर्थ के अंदर जानदार कैसे बने हुए। दैट्स